हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जीपीसीआर सिग्नलिंग के फंक्शन के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने जीपीसीआर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुका है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, इसके पहले वाला लेक्चर, तो उसको जा कर के ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखना, जीपीसीआर के बारे में हम लोग जानते हैं, इसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं। तो आज हम लोग जी अल्फ़ा सब यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके टाइप्स, जी अल्फ़ा सब यूनिट्स के टाइप्स, ठीक है। तो जो पहला टाइप है वो है जी अल्फ़ा एस। जी अल्फ़ा एस बोले तो जी अल्फ़ा एस्टिमुलेटरी, ठीक है। और जी अल्फ़ा एस्टिमुलेटरी जो है वो क्या करती है, एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन कराती है। तो हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे कि ये जी अल्फ़ा एस है, उसमें बीटा और गामा दोनों अटैच्ड हैं, ठीक है। और उसमें जीडीपी जुड़ा हुआ है जी अल्फ़ा एस से। तो ये इनएक्टिव स्टेट में है अभी। जैसे ही सिग्नल मिला, ठीक है, सिग्नल मिलने के बाद जो जी अल्फ़ा एस है, जी अल्फ़ा स्टिमुलेटरी, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बीटा और गामा क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं उससे, और उसमें जीटीपी जुड़ जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होगा जी अल्फ़ा एस, वो क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन कराता है, ठीक है। और फिर एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया। अब एडिनाइल साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होगा वो सीएमपी बनाना शुरू करेगा, सीएएमपी, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करती है। सही है यहाँ तक। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपने कोलेरा डिजीज़ का नाम सुना होगा। तो वो किसके कारण होता है, कोलेरा टॉक्सिन के कारण होता है, ठीक है। और ये कोलेरा जो टॉक्सिन है वो इफेक्ट करती है किस पे, जी अल्फ़ा एस सब यूनिट पे। तो ये जी अल्फ़ा एस सब यूनिट पे जब इफेक्ट करती है तो क्या होता है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो जो कोलेरा टॉक्सिन है वो आता किससे, वाइब्रो कोलेरी एक बैक्टीरिया है, वहाँ से आता है। कोलेरा टॉक्सिन जो है एक्सोटॉक्सिन है, बोले तो सीक्रेटेड प्रोटीन है, ठीक है। और ये ए बी टाइप टॉक्सिन है। ये इफ़ेक्ट कहाँ पे करती है, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन में, वहाँ पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। और वहाँ पर इफ़ेक्ट के करने के कारण हमें कोलेरा नामक डिजीज़ होता है, ठीक है। और कोलेरा डिजीज़ में क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। और डायरिया लाइक सिम्टम्स आते हैं, डायरिया हो जाता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, ज़्यादातर लॉस ऑफ वाटर के कारण और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण होता है। अब देखते हैं कोलेरा टॉक्सिन जो है जी अल्फ़ा एस के साथ मतलब उसका क्या रोल होता है, तब जाकर के कोलेरा होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखना कि कोलेरा टॉक्सिन जो है, जो जी अल्फ़ा एस है, जी अल्फ़ा स्टिमुलेटरी, उसका एडीपी राइबोसाइलेशन कराती है, ठीक है। मतलब उस पर एडीपी राइबोज जोड़ देती है। तो उसके कारण जो जी अल्फ़ा स्टिमुलेटरी है वो जीटीपी स्टेट में लॉक्ड हो जाता है। कोलेरा टॉक्सिन क्या करती है, जो जी अल्फ़ा स्टिमुलेटरी है उसमें एडीपी राइबोज लगा देती है, और उसी को हम लोग एडीपी राइबोसाइलेशन बोलते हैं जी अल्फ़ा सब यूनिट का, ठीक है। जैसे ही एडीपी राइबोसाइलेशन होता है जी अल्फ़ा एस का, ठीक है, तो वो जीटीपी बाउंड में लॉक्ड हो जाती है। और जैसे ही जीटीपी बाउंड में वो लॉक हो जाती है, तो जो एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है वो कॉन्टीन्यूसली होते रहता है, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन बना हुआ रहता है, बंद ही नहीं होता है, कॉन्टीन्यूस होता रहता है, जिसके कारण सीएमपी का जो सिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सीएमपी बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिसके कारण कोलेरा डिजीज़ होती है, ठीक है। और कोलेरा डिजीज़ के कारण
लॉस ऑफ वाटर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे चैनल्स जो हैं ओपन हो जाते हैं ज़्यादा CMP प्रोडक्शन के कारण। तो ये था जी अल्फ़ा स्टिमुलेटरी पे कोलेरा टॉक्सिन का एक्शन इफ़ेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जी अल्फ़ा आई सब यूनिट जी अल्फ़ा इनहिबिटरी के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस CSR नेट में जी अल्फ़ा एस और जी अल्फ़ा आई से पूछे जाते हैं, तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो सीरियसली इसको लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाइएगा। तो जी अल्फ़ा आई सब यूनिट जो है ये क्या करती है, एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन करती है, ठीक है। जी अल्फ़ा एस क्या कर रही थी, एक्टिवेशन कर रही थी, लेकिन जी अल्फ़ा आई क्या करती है, एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन करती है। तो देखना कि जी अल्फ़ा आई जो है यहाँ पे इनएक्टिव स्टेट में है, GDP बाउंड है। जैसे ही सिग्नल मिलता है तो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, बीटा गामा डिसोसिएट हो जाते हैं और वहाँ पर GTP जुड़ जाती है। जैसे ही जी अल्फ़ा आई के साथ GTP जुड़ती है तो ये क्या करती है, एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन करा देती है। एक्टिवेशन नहीं कराती, क्या कराती, इनहिबिशन कराती है। इनहिबिशन कराती है तो एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगी, अब CMP का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, CMP नहीं बना पाएगी, ठीक है। जबकि जी अल्फ़ा एस में क्या हो रहा था, वो एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन करा रही थी और CMP का प्रोडक्शन करा रही थी। जी अल्फ़ा आई में विपरीत होगा इसके। जी अल्फ़ा आई में पूरा ही उल्टा होगा। क्या होगा, ये एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करती है, जिसके कारण CMP का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर GDP अगर जी अल्फ़ा आई एक्टिवेट नहीं होती, हमेशा मतलब इनएक्टिव स्टेट में रहती है, तो क्या करेगी, वो CMP का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। जी अल्फ़ा आई क्या इनएक्टिव स्टेट में रहेगी तो CMP का प्रोडक्शन करा पाएगी। अगर वो एक्टिव हो जाती है तब वो CMP का सिंथेसिस नहीं करा पाएगी, ठीक है। तो ये समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो जो जी अल्फ़ा आई है, एक और टॉक्सिन है जिसको हम लोग पार्टूसिस टॉक्सिन बोलते हैं, जो जी अल्फ़ा आई पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और ये पार्टूसिस टॉक्सिन जो आता है बोर्डेटोला पार्टूसिस से आता है। पार्टूसिस टॉक्सिन भी एक्सोटॉक्सिन है, सिक्रीटेड प्रोटीन, ठीक है, और ये भी AB टाइप है। देखना कि पार्टूसिस टॉक्सिन जो है कहाँ पे इफ़ेक्ट करती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल है, ठीक है, उस पर इफ़ेक्ट करती है, जो कि रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल पे पार्टूसिस टॉक्सिन इफ़ेक्ट करती है और इसके कारण हमको क्या हो जाता है, वूपिंग कफ हो जाता है। वूपिंग कफ किसके कारण होता है, पार्टूसिस टॉक्सिन के कारण होता है, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल पे अपना इफेक्ट डालती है। अब देखते हैं पार्टूसिस टॉक्सिन कैसे इफेक्ट करती है जी अल्फ़ा आई को, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि जी अल्फ़ा आई जो है वो क्या करती है, एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन करती है। तो इसका भी पार्टूसिस टॉक्सिन भी क्या करती है, जी अल्फ़ा आई को ADP राइबोसाइलेशन करा देती है, ठीक है। इसमें वो ADP राइबोस जोड़ देती है, जिससे उसका ADP राइबोसाइलेशन हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो जी अल्फ़ा आई है वो GDP फॉर्म में लॉक हो जाता है, ठीक है, लॉक हो जाता है GDP बाउंड स्टेट में। और ये GDP बाउंड स्टेट में लॉक हो जाने के कारण जो एडिनाइल साइक्लेज
है वो एक्टिव रहेगा, कॉन्टीन्यूस एक्टिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि जी अल्फ़ा आई जो है इनएक्टिव फॉर्म में लॉक हो चुका है। तो एडिनाइल साइक्लेज क्या होगा, कंटिन्यूस एक्टिव रहेगा, जिसके कारण CMP का जो सिंथेसिस होगा वो हाई हो जाएगा, ठीक है। और CMP का सिंथेसिस हाई होने के कारण जो है पार्टूसिस हुपिंग कफ डिजीज़ होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट करके देखिएगा, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चंस रहता है ये CSIR नेट में। अब हम लोग जी अल्फ़ा क्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जी अल्फ़ा क्यू, जी अल्फ़ा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का स्टिमुलेशन कराती है, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का स्टिमुलेशन कराती है जी अल्फ़ा क्यू। तो देखना कि यहाँ पर जी अल्फ़ा क्यू जो है GDP बाउंड है इनएक्टिव स्टेट में। जैसे सिग्नल मिला जी अल्फ़ा क्यू को, वो एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद जी अल्फ़ा क्यू एक्टिवेट होने के बाद वो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का एक्टिवेशन कराती है। और फिर फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो है वो PIP2 फॉस्फो इनिसिटोल बाइफॉस्फेट को क्लीव करती है, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करती है, PIP2 को क्लीव करती है, तोड़ देती है। फिर उससे IP3 और डेग बनता है, ठीक है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है वो क्या करता है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और IP3 जो है वो कैल्शियम का रिलीज करवाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके बारे में भी हम लोग को आगे पढ़ना है। तो ये काम था जी अल्फ़ा क्यू का। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग बात करते हैं जी अल्फ़ा टी के बारे में। जी अल्फ़ा ट्रांसड्यूसिन, ठीक है, ये रोडोप्सिन रॉड सेल्स में होता है। और इसका काम होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज का स्टिमुलेशन कराना, ठीक है। तो यहाँ पर जी अल्फ़ा टी जो है यहाँ पर इनएक्टिव स्टेट में है। जैसे ही सिग्नल मिला वो एक्टिव स्टेट में आ जाती है, और एक्टिव होने के बाद वो क्या करती है कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज का जो है एक्टिवेशन कराती है। और फॉस्फोडाइस्ट्रेज क्या करता है, फिर जो CGMP है CGMP को GMP में चेंज कर देता है, CGMP को डिग्रेड कर देता है और GMP बनाता है, ठीक है। इसके आगे का सिग्नलिंग हम लोग नेक्स्ट जब ये टॉपिक आएगा तो हम लोग इस पर और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। आप अभी सिर्फ यहाँ तक जानो कि जी अल्फ़ा टी जो है वो स्टिमुलेशन कराती है फॉस्फोडाइस्ट्रेज का और CGMP को डिग्रेड करती है। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय एपिनेफ्रिन। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है एपिनेफ्रिन के थ्रू। तो जी अल्फ़ा स्टिमुलेशन जैसे कि कब होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लो हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होती है। और एपिनेफ्रिन का रोल क्या है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करती है और इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, स्टोर्ड रहता है, मसल्स में स्टोर्ड रहता है। तो एपिनेफ्रिन का ही रोल है कि ये स्टिमुलेट कराती है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को और इनहिबिट कराती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को। सो आज के लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू एवरीवन। कृपया लाइक कीजिएगा।
और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।